हाय एवरीवन, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में देख रहे थे। उसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस में देख रहे थे हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर व एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा था। एसिडिक मीडियम में कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा था और किन किन सब्सटेंसों को ऑक्सीडाइज कर रहा था, इन सारे फैक्ट्स को हम लोग देख चुके थे। आज का इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम में, मतलब अल्कलाइन मीडियम में कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और किन किन कंपाउंड या सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे करेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें है कि यह मैंगनस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है मैंगनीज डाइऑक्साइड में। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन को याद रखना पड़ता है कि MnSO4 है प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड है प्लस अल्कलाइन मीडियम है, मतलब 2NaOH लोगे तो यह बदल जाएगा MnO2 में प्लस सोडियम सल्फेट में प्लस 2H2। ऐसा यहाँ कैसे MnSO4 का ऑक्सीडेशन हुआ या H2SO2 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, इसको ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट से समझेंगे। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ +4, इसका -1 यहाँ 0, सॉरी +2, ओह -2, नॉर्मल ऑक्साइड है ना, -2। तो ऑक्सीजन का -1 से -2 हो गया, मतलब घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका हो गया रिडक्शन। और यहाँ मैंगनीज का +2 से +4 हो गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट और इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो H2SO4 being an oxidizing agent oxidizes MnSO4 into MnO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के चलते या MnSO4 में Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है इसको बदल दिया +4 में। इक्वेशन को थोड़ा याद ही रखना होगा, रटने टाइप का हो जाएगा इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड नंबर में फेरस आयन को बोल रहा है फेरिक आयन में बदलता है। वही फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में बदल सकता है ऐसा। तो उसके लिए फिर सेम इक्वेशन लिखना होगा। 2 मोल फेरस आयन हाइड्रोजन परऑक्साइड से करेगा तो यहाँ बनाएगा फेरिक आयन +2OH-। इसको चाहो तो इस तरह से दिखाना पॉसिबल है। बेसिक मीडियम में H2O2 कैसे कंबाइन कर रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और ये बन जा रहा था 3OH-। शायद ऐसा ही रिएक्शन था बेसिक मीडियम में, या 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था। बेसिक मीडियम में यही रिएक्शन था ना H2O2 का। अब यहाँ है कि यह फेरस आयन बदलेगा फेरिक में, तो ये फेरस फेरिक में तभी बदलेगा जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो फिर यहाँ 2, 2 और 2, और अब जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा 2 फेरस आयन प्लस H2O2, इधर 2 फेरिक आयन, यहाँ 3 OH है, इधर 1, तो जाकर उधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2OH-। तो इस प्रकार से ऐसे इक्वेशन को दिखा सकते हो। ऊपर वाला जो इक्वेशन हम लिखे इसको पहले बताए थे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम में कैसे टूटता है। तो ऐसे टूट करके OH- देता है और फिर फेरस को फेरिक में बदलना है तो इसके लिए या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ बैलेंस करो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो पढ़े रेडॉक्स रिएक्शन में,
तो उसके मदद से फिर जो है आगे रिएक्शन कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद क्रोमियम सॉल्ट को बोल रहा है कि क्रोमेट्स में बदलता है। मतलब एक कॉमन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूज नहीं किया जाता है क्योंकि दोनों बिहेवियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी, इसलिए फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल उतना नहीं किया जाता है। और जिस सब्सटेंस को यह ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनके द्वारा भी पॉसिबल है, तो उन्हीं के मदद से किया जाता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वहाँ इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। कुछ और भी कॉमन से रिएक्शंस हैं, जैसे क्रोमियम सॉल्ट है Cr2SO4 का होल 3 क्रोमियम सल्फेट, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कंबाइन करता है, बेसिक मीडियम है, तो यहाँ 10 मोल NaOH होता है, तब यह बदलता है 2Na2CrO4 प्लस 3Na2SO4 प्लस 8H2O में। ऐसा ओवरऑल रिएक्शन जो है इसका ऐसा ही होता है। इस पूरे इक्वेशन का बैलेंसिंग आप रेडॉक्स रिएक्शन में जो पढ़े हो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उस मेथड से कर सकते हो, काफ़ी बड़ा सा बैलेंसिंग हो जाएगा इसका। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना दिया हुआ रहेगा, इधर क्या बनेगा वो बनाना रहेगा, तो फिर पूरा रेडॉक्स रिएक्शन वाला बात अप्लाई करना होगा। वहाँ पढ़े हो कैसे एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में इक्वेशन का बैलेंसिंग होता है, तो उसी हिसाब से करना होगा इसको, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा बैलेंसिंग। उसी प्रकार से सोडियम नाइट्राइट को भी नाइट्रेट में बदलता है, सोडियम नाइट्रेट में बदल जाएगा प्लस H2O। आर्सेनाइट को आर्सेनेट में बदलेगा Na3AsO3 प्लस H2O2, तो Na3AsSO4 प्लस दिस इज सोडियम आर्सेनेट एंड दिस इज सोडियम आर्सेनाइट, दिस वन इज सोडियम नाइट्राइट और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। ऐसे ऑक्सीडेशन किस आधार पे दिखा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, पता चल जाएगा। नाइट्रोजन का यहाँ कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो -4 और यहाँ इसका 1 तो -3 बचेगा, उधर जा कर के +3, यहाँ -1 +5 -2, तो -1 से -2 हो गया, मतलब रिडक्शन हुआ, घट गया, और यहाँ +3 को +5 में बदल दिया, मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यहाँ भी इसका है +5 और यहाँ आ गया +3 है, +5 नहीं +3 और यहाँ +5, ये -1 -2, तो यहाँ भी वही है, ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन और आर्सेनिक का यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। तो इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, अनेक प्रकार के सब्सटेंस को जो है या ऑक्सीडाइज कर पाया। अब बताएं हम कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चूँकि हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो जब यह ऑक्सीजन देगा तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, लेकिन जब हाइड्रोजन देगा तब फिर काम करेगा किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये कैसे करेगा उसको देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम किस प्रकार से करेगा।
तो नेक्स्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बदलता है H2O प्लस O2 में। अब यहाँ इसका -1 है, यहाँ 0 है, तो -1 से 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब बढ़ गया, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो गया। और जब खुद का इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो काम करेगा क्या चीज़ का, रिड्यूसिंग एजेंट का। अब यह ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो इसके लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा साथ में, जो एजेंट अपना ऑक्सीजन दे करके इसको जो है ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा मतलब ई दूसरे को रिड्यूस कर देगा, इसलिए काम करेगा किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताए थे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा इसका बिहेवियर है वह काफ़ी नॉर्मल मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और फिर से एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में यह काम कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो एसिडिक मीडियम का जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बदलता है 2H प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। वही बेसिक मीडियम यदि है तो बेसिक मीडियम का रिएक्शन है H2O2 प्लस 2OH माइनस, तो बदल जाता है 2H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बस इतना सा याद रखना है, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और O2 का फॉर्मेशन दोनों जगह होगा, बस इतना याद रखोगे। एसिडिक मीडियम है तो H प्लस में भी होगा, बेसिक मीडियम है तो H प्लस यहाँ भी बनेगा, लेकिन वही H प्लस बेस से मिल करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो इस मेन इक्वेशन को याद रखोगे, उसके बाद रिएक्शन अपने से बनाते जाना है। और कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में कैसे काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का वो देखते हैं। तो उसके लिए बोल रहा है जो पोटासियम पर मैंगनेट है KMnO4, इसको यह बदल देता है MnSO4 में। ठीक, कैसे बदलेगा, तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है ना, तो मेन इक्वेशन को तुम लिखो, या इस इक्वेशन को लिखना है ऊपर वाला को। तो ये हो जाएगा H2O2 प्लस O, तो ये बदल गया H2O प्लस O2 में। ठीक, उसके बाद चूँकि KMnO4 यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इस KMnO4 को बदलना है यहाँ MnSO4 में। ठीक, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब पोटासियम बैलेंस करोगे तो यहाँ लगाना होगा K2SO4, 2 पोटासियम यहाँ 1 है तो 2, तो यहाँ भी 2, तो 2 पोटासियम 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, सल्फेट 1 और 2 यहाँ 3, तो यहाँ लगाना होगा 3H2SO4। अब हाइड्रोजन कितना हुआ भाई इधर, तो 3 दूना 6, तो इधर लगाना होगा 3H2O। अब पूरा गिनो, तो ये हाइड्रोजन 6 हो गया, सल्फेट 3 वो भी हो गया, पोटासियम मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन हो गया 4 दूना 8, इधर है 3, तो 5 ऑक्सीजन इधर और जुड़ेगा 5O, और यही 5O आएगा यहाँ। तो यहाँ तो 1 वो है, जबकि यहाँ से 5 निकला है, तो ये पूरा को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेन इक्वेशन में क्या क्या बचेगा, बचेगा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, इधर 2MnSO4 प्लस K2SO4, देखो 5H2O और 3 हो जाएगा 8H2O, ये हो जाएगा 5O2, और बाकी ऑक्सीजन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसा इक्वेशन आ जाएगा इसमें। अच्छा, 5H2O2 तो लिखे ही नहीं, 5H2O2, तो यह पूरा इक्वेशन हो गया इसमें। तो मेन इक्वेशन याद रखो, उसको तोड़ो, देखो किस प्रकार से टूट करके क्या स्पीसीज बन रहा है, और उसके बाद फिर उसको आसानी से कंप्लीट कर देना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ते हुए। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर यदि आप ढंग से पढ़े हो
तो ऑब्वियसली यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और यदि उस चैप्टर में गड़बड़ी हुआ है तो फिर यहाँ फंसोगे, यहाँ समझने में थोड़ा सा परेशानी तो होगा ही। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन भी यूनिवर्सल चैप्टर है, जिसके बगैर नहीं होगा। कुछ और रिएक्शंस बोल रहा है कि या ओजोन को बदलता है डाइऑक्सीजन में। तो कैसे बदलेगा? तो ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ये बदलेगा O2 में तो एक ऑक्सीजन देगा, और यही ऑक्सीजन यहाँ H2O2 के साथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा H2O + O2, नहीं H2O + O2 जोड़ दो तो कट गया। तो यहाँ H2O2 + O3, तो इधर हो गया H2O + 2O2। कैसे हुआ रिएक्शन यहाँ? तो यहाँ 0 0 -1 -2, तो इसको ऐसे दिखा दो, ये -1 से 0 हो गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ ये 0 से -2 हो गया तो इसका हो गया रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा बेसिक मीडियम के भी कुछ रिएक्शंस हैं, बेसिक मीडियम के भी कुछ रिएक्शंस हैं, और यहाँ भी वैसे ही रिएक्शन होने वाला है कि यह पर मैंगनेट आयन को बदल देता है किसमें? MnO2 में। ठीक, तो चूंकि बेसिक मीडियम का रिएक्शन है तो बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन कर रहा था उस इक्वेशन को आप लिखो। हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन कर रहा था? तो वहाँ रिएक्शन था H2O2 कंबाइन कर रहा था किससे? 2OH- से, तो ये बदल जा रहा था 2H2O + O2 + 2 इलेक्ट्रॉन में। ऐसा रिएक्शन था। तो इसी को यदि आप यहाँ दिखाओगे क्लियरली तो देखो MnO4- बदल रहा है MnO2 में। ठीक है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाना होगा 2OH-, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाना होगा H2O, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 है, यहाँ +4 है, तो तभी बदलेगा जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ जो है 2 और 2 4, यहाँ 4 और 1 5, हाइड्रोजन तो चलो बैलेंस हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड तो इन्वॉल्व करना ही होगा। तो अब एक बात ही देखना है, यहाँ पूरा कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई का है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 है, तो ये पूरा वाला हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और जोड़ दो इसको, तो जाएगा 2MnO4- + 3H2O2, बाकी ये तो कट जाएगा। इसको अब इस तरफ लिखो तो ये जाएगा 2MnO2 + 3O2, ये 3O2 आ जाएगा, + 2H2O। 2H2O कैसे आएगा? तो देखो यहाँ 3 दूना 6 H2O हो गया, और ये 1 H2O उधर जाएगा, तो बचेगा तो 5, लेकिन यही यहाँ बढ़िया से बैलेंस नहीं है। तो बढ़िया से बैलेंस कब होगा? जब यहाँ 3H2O करोगे और यहाँ 4OH करोगे, ऐसा। तो इसमें ऑप्शन बैलेंस हो जाएगा 4 और 3 7, तो 4 और 2 6 ही बचा ना,
तो ये बैलेंस करने के लिए वहाँ तो 6 हो गया, तो 6 में से 4 H2O लगाओ, 18, तो 2 H2O तो बच जाएगा उधर, OH भी बच रहा है 2, तो 6 4 दूना 8, तो उस हिसाब से यहाँ 2 H2O बच जाना है प्लस 2 OH माइनस। यह मेन इक्वेशन जो है इसमें हो जाएगा। तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग है, थोड़ा OH वगैरह को लेकर के चलना होगा, और बैलेंसिंग अच्छे से जानोगे समझोगे तो फिर इक्वेशन कंप्लीट हो जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे और भी कई रिएक्शंस हैं जिसमें H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है और वह कई सब्सटेंस को जो है रिड्यूस भी कर देता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन भी है, या ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, मतलब कलर फेड करने का या कलर को चेंज करने का काम भी करता है। तो नेक्स्ट ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन। तो अभी हम लोग देखें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटता है तो वाटर और एक ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन के चलते जो है यह ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा कि यदि कोई कलर्ड मैटर है तो यह ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो कलरलेस हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखोगे कि किसी भी सब्सटेंस का कलर या किसी भी सब्सटेंस का स्मेल एक उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेजेंस के चलते होता है, और जब यह ऑक्सीजन जाएगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कलर था, तो कलर जिस कंपाउंड के वजह से था उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए उसका कलर पिगमेंट गायब, और जब कलर पिगमेंट गायब तो वह सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो चूँकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट करके ऑक्सीजन देता है, और यही ऑक्सीजन क्या करता है कि जो कलर्ड मटेरियल है उसको डीकलराइज करता है। कुछ एडिशन रिएक्शंस भी हैं, कुछ एडिशन रिएक्शंस भी हैं, एडिशन रिएक्शंस जैसे अल्कीन है इथीन, इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीडेशन करने पर यह इथाइलिन ग्लाइकोल में चेंज हो जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल में चेंज हो जाता है। ऐसा 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा, उसके साथ इथाइलिन ग्लाइकोल में बदल जाएगा। अब मेन आता है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। गैस फेज में अलग स्ट्रक्चर है, सॉलिड फेज में अलग, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन OH सेम है यहाँ भी। ऐसा ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स होंगे, ऐसा। इस स्ट्रक्चर को अब ढंग से जाने कि यह है कैसा स्ट्रक्चर भाई, तो इसको समझोगे ऐसा। इस प्रकार से ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर।
ओपन बुक स्ट्रक्चर मैंने खुली किताब, किताब को खोलते जैसे ही रहता है, यहाँ से मुड़ेगा तो ये पूरा ढक दोगे तो ये बंद हो जाएगा, और ये खुल गया है अभी खुली हुई किताब के जैसा। इसमें OH बॉन्ड लेंथ है 95 पिकोमीटर, OO बॉन्ड है 147.5 पिकोमीटर, और यह जो एंगल है 90 से अधिक 94.8 डिग्री, और यह जो एंगल है जो डाइहेड्रल एंगल कहलाता है वह होता है 111.5 डिग्री। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज डाइहेड्रल एंगल। तो इस स्ट्रक्चर को डायरेक्ट रट लेना है, याद कर लेना है इसको डायरेक्ट। तो क्या बताया इसमें, ओपन बुक स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ वगैरह को ध्यान में रखोगे, ये है इसका बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन बॉन्ड ज़्यादा लंबा होगा OH बॉन्ड से ज़्यादा। और यह जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, इसी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को परऑक्साइड लिंकेज। यह गैस फेज स्ट्रक्चर है, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड गैसियस फेज में होता है तो ऐसा। तो लिक्विड फेज का भी सेम ही स्ट्रक्चर होता है, बस एंगल वगैरह डिफर करता है। ये ऐसा, यहाँ ये हो जाता है 98.8 पिकोमीटर, दिस इज 145.8 पिकोमीटर, दिस एंगल नाउ इंक्रीज 101.9 डिग्री, तो ऑब्वियसली अब एंगल घट जाएगा 90.2 डिग्री। यह सॉलिड फेज स्ट्रक्चर है ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का है इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। गैस फेज और सॉलिड फेज दोनों में सेम ही स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेन डाइहेड्रल एंगल है, गैस फेज में डाइहेड्रल एंगल 111.5 डिग्री, सॉलिड फेज में वही एंगल घट जाता है। यह जो OH का एंगल है वह जो है बढ़ जाता है। तो एक OH का एंगल जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डाइहेड्रल एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखोगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिएक्शन एग्जाम में आता है और स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ही, हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। स्ट्रेंथ का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच या सॉल्यूशन ऑफ H2O2 विल गिव एट NTP, कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर H2O2 का कोई सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम और O2 देगा, मतलब कितना ml O2 देगा या लीटर कितना देगा, जैसे भी आप वॉल्यूम को एक्सप्रेस करो। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक सॉल्यूशन है, वह सॉल्यूशन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जब ये करेगा तो कितना वॉल्यूम O2 का देगा, वही कहलाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रेंथ। जैसे मान लो कि कोई 3% H2O2 सॉल्यूशन है, मान लेते हैं ऐसा 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन है, और इसमें निकालना है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है। कैसे निकालेंगे, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इक्विवेलेंट होगा 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड का। याद रखना इसको डायरेक्ट,
कि 100 ml सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का है उसमें 3 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, क्योंकि 3% दिया हुआ है। तो यह 3% समझो वेट बाय वॉल्यूम है। तो 3% H2O2 का मतलब हुआ कि 3 ग्राम H2O2 प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। यदि 5% रहता तो 5 ग्राम, 20% रहता तो 20 ग्राम। तो यहाँ के अनुसार काम होगा। तो इस हिसाब से 1 ml में कितना होगा, तो 3 ग्राम बटे 100। और उसी प्रकार से यदि हम लोग 1000 ml में निकालें, मतलब 1 लीटर में, तो ये जाएगा 3 ग्राम बटे 100 गुना 1000 ग्राम। तो कट जाएगा 10 बार में, तो आ जाएगा कितना, 30 ग्राम आ जाएगा। अब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, यह टूट करके देता है क्या, 2H2O प्लस O2। इसका मोलर मास है 68 ग्राम और यहाँ 16 दूना 32। वॉल्यूम में निकालोगे तो 1 मोल हुआ ना, तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट NTP, ऐसा। तो इसका मतलब हुआ कि जो 68 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड है, 68 ग्राम H2O2, यह इक्विवेलेंट है 22.4 लीटर ऑफ O2। तो फिर 30 ग्राम कितने का हो जाएगा, तो 30 ग्राम कितने का हो जाएगा, तो 22.4 बटे 68 इंटू 30, जो आ जाएगा 9.88 लीटर। और इसको मिलीलीटर में बदलोगे तो 9880 मिलीलीटर। यहाँ से हम लोग निकाले थे ना कि 100 मिलीलीटर में हाइड्रोजन परऑक्साइड आया था 30 ग्राम। अब यहाँ 68 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड से 1 मोल O2 मिला, मतलब इतना लीटर मिला। तो 30 ग्राम से कितना मिलेगा, तो इतना मिलीलीटर मिलेगा। अब चूँकि 1000 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बराबर हुआ 9880 ml ऑफ O2, तो 1 ml से कितना मिलेगा, तो इसको डिवाइड कर दो, 9880 बटे 1000, तो आ जाएगा 9.88 ml। तो 1 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड यदि डिकम्पोज करता है तो उससे तकरीबन 10 ml ऑक्सीजन गैस जो है मिलता है। बस इतना सा बात ध्यान में रखना है। आसान था कैलकुलेशन, कोई बड़ा बात नहीं है। कैसे किए कैलकुलेशन समझ गए। मान लिए अपने से, सबसे पहले यह स्ट्रेंथ है क्या, तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का कोई सॉल्यूशन है तो वह कितना वॉल्यूम O2 देगा NTP पर, वही स्ट्रेंथ। मान लिए हम लोग कि हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% है। 3% मतलब 3 ग्राम H2O2 है 100 ml सॉल्यूशन में, तो 100 ml में 3 ग्राम है, तो 1 ml में इतना, तो 1000 ml में आ गया 30 ग्राम। ठीक, 1000 ml मतलब 1 लीटर में हम लोग निकाले हैं। इक्वेशन जब बनाए तो H2O2 कुछ इस प्रकार से टूटता है। इसका पूरा यहाँ मास आ जाएगा 68, 1 का 34 हुआ, 2 मोल है तो 68 आ जाएगा। अब 68 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड से इतना लीटर मिलता है ऑक्सीजन, तो फिर 30 ग्राम से कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। और यहाँ हम लोग अभी देखे थे कि यह जो 68 ग्राम, सॉरी जो 30 ग्राम है वह 30 ग्राम 1000 ml में था, तो 30 ग्राम से इतना ml O2 मिला, या बोलो 1000 ml से इतना ml O2 मिला, तो 1 ml से इतना मिल जाएगा, और यही इसका स्ट्रेंथ हो गया। तो इस तरह से यह जो चैप्टर है हाइड्रोजन वाला, यह पूरी तरह से समाप्त होता है। नोट्स में सारा चीज़ है मेंशन। चूँकि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, बहुत कुछ फैक्ट को रटना होगा, बहुत कुछ समझने वाला था, तो जो भी था इसको बता दिया गया है। तो अच्छे से कर लोगे तो यहाँ से यह यूनिट पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।